नमस्ते। आज हम जीवन के उन छोटे मगर आप कह सकते हैं बहुत ही शक्तिशाली अणुओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मेरा मतलब है न्यूक्लियोटाइड्स। ये हमारे जेनेटिक कोड यानी डीएनए और आरएनए की बिल्कुल बुनियादी इकाइयां हैं। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास जो ये नोट्स और डायग्राम्स है ना, इनमें काफी अच्छी जानकारी है कि ये अणु कैसे बने हैं, कैसे काम करते हैं। तो आज कोशिश रहेगी कि इसमें से मुख्य बातें निकालकर समझें कि ये आखिर इतने जरूरी क्यों हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये न्यूक्लियोटाइड होता क्या है? मतलब नोट्स के हिसाब से देखें तो इसमें 3 हिस्से हैं। एक है नाइट्रोजन वाला बेस, फिर एक शुगर 5 कार्बन वाली और एक फॉस्फेट ग्रुप। हाँ बिल्कुल। और एक बात और, अगर फॉस्फेट ग्रुप न हो तो उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ये भी एक टर्म है। और जब ये न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हैं ना एक चेन में, तो वो 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा, 3 प्राइम 5 प्राइम। ये जुड़ाव जरूरी क्यों है? हाँ, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इससे डीएनए या आरएनए की जो लड़ी है उसे एक दिशा मिलती है। मतलब एक डायरेक्शनैलिटी आती है जो जेनेटिक कोड को सही से पढ़ने के लिए आवश्यक है। समझ गया। ठीक है, अब आते हैं इन नाइट्रोजन वाले बेस पर। नोट्स में 2 मुख्य ग्रुप बताए हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन। इनकी बनावट तो अलग है, पर ये अंतर क्यों मायने रखता है? अच्छा सवाल है। देखिए, प्यूरीन्स जो हैं, एडेनिन यानी ए और ग्वानिन यानी जी, उनमें 2 रिंग्स होती हैं। और नोट्स में याद रखने का तरीका भी दिया है, प्योर एज गोल्ड, है ना, ए और जी। हाँ, प्योर एज गोल्ड। और पिरिमिडीन, साइटोसिन सी, यूरेसिल यू और थाइमीन टी, इनमें एक ही रिंग होती है। इनका निमोनिक है कट द पिरामिड, CUT। कट द पिरामिड। हाँ, तो ये जो स्ट्रक्चर का फर्क है ना, इसी से तय होता है कि एक दूसरे से कैसे जोड़ेंगे। और नोट्स में एक यूरासिल और थाइमिन वाली बात भी थी। वो क्या खास कनेक्शन है? हाँ, वो जरूरी है। यूरेसिल यानी यू, वो ज्यादातर आरएनए में मिलता है और थाइमिन टी मिलता है डीएनए में। और मजे की बात यह है कि थाइमिन असल में यूरेसिल का ही एक बदला हुआ रूप है। बस एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है उसमें। ओह, बस एक मिथाइल ग्रुप का फर्क? हाँ, बस इतना सा। लेकिन ये छोटा सा फर्क डीएनए को ज्यादा स्थिर बनाता है और उसकी मरम्मत में भी मदद करता है। अच्छा, तो फिर ये बेस डीएनए की जो डबल हेलिक्स होती है उसमें जुड़ते कैसे हैं? वो बड़ी स्पेसिफिक पेयरिंग होती है। मतलब ए हमेशा टी के साथ ही जुड़ेगा और उनके बीच बनेंगे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। 2 बॉन्ड, ठीक है। और सी हमेशा जी के साथ जुड़ेगा और इनके बीच बनते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ, 3। अच्छा, तो सीजी वाली जोड़ी ज्यादा मजबूत हुई। नोट्स में वो क्रेजी ग्लू वाला मजाक शायद इसीलिए था। क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि सीजी ज्यादा हो तो डीएनए मुश्किल से पिघलेगा? हाँ, मेल्किन टेम्परेचर तो बढ़ता ही है, पर बात सिर्फ उतनी नहीं है। ये जो एक्स्ट्रा मजबूती है ना CG बॉन्ड की, ये डीएनए के कुछ हिस्सों को ज्यादा स्टेबल बनाती है और इसका असर जीन रेगुलेशन पे और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को बनाए रखने पर भी पड़ सकता है। तो ये फंक्शनल स्टेबिलिटी की भी बात है। लेकिन ये स्टेबिलिटी हमेशा तो नहीं रहती होगी। क्या ये बेस बदल भी सकते हैं, जैसे किसी वजह से? बिल्कुल। मतलब अणु कितने भी स्थिर हों, केमिकल बदलाव तो हो ही सकते हैं। जैसे नोट्स में डीएमिनेशन का जिक्र है, यानी एक अमीन ग्रुप NH2 का निकल जाना। डीएमिनेशन? हाँ, और जब साइटोसिन का डीएमिनेशन होता है तो वो यूरेसिल बन जाता है। ओहो, साइटोसिन से यूरेसिल, ये तो गड़बड़ हो सकती है, खासकर डीएनए में। बिल्कुल, बहुत बड़ी गड़बड़। अगर सेल ने इसे पहचाना नहीं और ठीक नहीं किया, मतलब यू को वापस सी में नहीं बदला, तो अगली बार जब डीएनए कॉपी होगा रेप्लिकेशन के टाइम, तो ये एक परमानेंट गलती बन जाएगी जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं और उसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। समझ गया। तो ये बेस खुद बनते कैसे हैं? खासकर प्यूरीन, वो 2 रिंग वाले, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगते हैं। हाँ, उनकी बनावट थोड़ी जटिल है। नोट्स बताते हैं कि प्यूरीन रिंग बनाने के लिए कुछ खास अमीनो एसिड्स की जरूरत पड़ती है, जैसे ग्लाइसिन, एस्पार्टेट और ग्लूटामाइन। अच्छा, अमीनो एसिड से? हाँ, और इसके लिए भी नोट्स में एक निमोनिक था, कैट्स पर अंटिल दे गैग। गैग मतलब ग्लाइसिन, एस्पार्टेट, ग्लूटामाइन। हाँ, गैग याद आया। तो ये अमीनो एसिड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और फोलेट के कुछ डेरिवेटिव्स, ये सब मिलकर वो प्यूरीन की डबल रिंग वाली संरचना बनाते हैं। और ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये जेनेटिक्स को सीधे मेटाबॉलिज्म से जोड़ता है। सही बात है।
और जब डीएनए या आरएनए की चेन बन रही होती है, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे होते हैं, तो एनर्जी कहाँ से आती है इनको जोड़ने की? वो एनर्जी का सोर्स भी न्यूक्लियोटाइड खुद ही है। बड़े मजेदार सिस्टम है। ये आमतौर पर ट्राइफॉस्फेट के रूप में आते हैं, जैसे एटीपी होता है ना, वैसे ही। हाँ, एटीपी। तो जब एक न्यूक्लियोटाइड चेन में जुड़ता है तो उसके 3 में से 2 फॉस्फेट ग्रुप टूटकर अलग हो जाते हैं, और इस बॉन्ड के टूटने से जो एनर्जी निकलती है वही फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने में काम आती है। बड़ा एफिशिएंट है। वाह, मतलब खुद ही सामान, खुद ही एनर्जी। तो अगर हम संक्षेप में देखें, न्यूक्लियोटाइड हमारे जेनेटिक कोड की वर्णमाला हैं। बेस शुगर फॉस्फेट, प्यूरिन AG और पिरिमिडिन CTU जुड़ते हैं खास तरीके से। AT 2 बॉन्ड, CG 3 बॉन्ड और CG ज्यादा मजबूत। बिल्कुल, और ये बनते हैं अमीनो एसिड्स वगैरह से, और जुड़ने के लिए एनर्जी भी खुद ही लाते हैं। तो ये सब जानना क्यों जरूरी है? मतलब ये हमें क्या बताता है? ये यही बताता है कि जीवन की जो पूरी जटिलता है वो कितनी ज्यादा इन छोटे छोटे मॉलिक्यूलर लेवल की प्रक्रियाओं की सटीकता पर निर्भर करती है। ये जेनेटिक्स और सेल के काम करने की बिल्कुल बुनियाद है। इनमें जरा सा भी बदलाव बड़ा असर डाल सकता है। और यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह भी है, जैसा आपने कहा बदलाव आ सकते हैं, तो अगर इन न्यूक्लियोटाइड्स की सप्लाई में कोई कमी हो, या उनकी बनावट में कोई गड़बड़ हो जाए, या उनके जुड़ने के नियम में कोई दिक्कत आए, चाहे वो किसी बीमारी से हो या किसी बाहरी फैक्टर से, हाँ, तो उसका पूरे जीव पर कितना गहरा, कितना अप्रत्याशित असर पड़ सकता है। बिल्कुल, और इसी सवाल पर सोचने से ही हमें जेनेटिक बीमारियों को समझने और शायद उनके इलाज ढूंढने में भी मदद मिलती है। ये बहुत फंडामेंटल लेवल की बात है।